ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच नेटो के सदस्य देश स्पेन ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया। स्पेन ने ईरान पर हमलों के लिए अपने एयर बेस देने से अमेरिका को साफ इनकार कर दिया, जबकि 32 देशों के संगठन नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे का मकसद यही था कि इस संगठन के एक देश पर हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। स्पेन भी साल 1982 में नेटो का सदस्य बन गया था, लेकिन ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद इस संगठन में टूट फूट होती या दरार पड़ती नजर आई, क्योंकि स्पेन ने ईरान पर अमेरिका के हमलों के बाद दो टूक कह दिया कि उसके सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हरगिज नहीं किया जाएगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक स्पेन की सरकार ने अमेरिका से साफ शब्दों में कह दिया कि वो अमेरिका के साथ गठबंधन में तो है, लेकिन अमेरिका का हर युद्ध उसका युद्ध नहीं होगा। स्पेन में अमेरिका के दो सैन्य अड्डे मौजूद हैं। एक मिलिट्री बेस स्पेन के रोता शहर में है, तो दूसरा वहां के मोरोन दे ला फ्रंटेरा शहर में मौजूद है। इन दोनों सैन्य अड्डों को स्पेन और अमेरिका मिलकर चलाते हैं, लेकिन मालिकाना हक स्पेन के पास ही मौजूद है। ईरान पर अमेरिका के हमले शुरू होते ही दोनों सैन्य अड्डों पर हलचल बढ़ गई थी, क्योंकि ये दोनों मिलिट्री बेस यूरोप में अमेरिकी सैन्य रणनीति की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन इस बार इन्हीं सैन्य ठिकानों से उठती उड़ानों पर स्पेन ने ब्रेक लगा दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक स्पेन के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल से इनकार के बाद अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों को जर्मनी और फ्रांस में मौजूद अपने मिलिट्री बेस की तरफ भेज दिया। रॉयटर्स के मुताबिक स्पेन में मौजूद दोनों सैन्य अड्डों से 15 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को स्पेन से हटाकर जर्मनी और फ्रांस की तरफ भेज दिया गया। और इससे पहले ब्रिटेन ने भी ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी थी, हालांकि बाद में वो मान गया। ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ मिलकर जंग शुरू कर चुके डोनाल्ड ट्रंप का साथ फ्रांस ने भी खुलकर नहीं दिया। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि उसका देश ईरान पर किए गए मिलिट्री एक्शन में शामिल नहीं था और ना ही उसे पहले से इसकी कोई जानकारी दी गई थी, जबकि स्पेन की तरह ही फ्रांस भी अमेरिका की अगुवाई वाले संगठन नेटो का अहम सदस्य है। फ्रांस ने इस बात की ओर इशारा किया कि अमेरिका ने ईरान पर भयानक हमले शुरू करने से पहले नेटो के किसी भी सदस्य देश को कानो कान खबर तक नहीं लगने दी थी। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत की। फ्रांस ने चीन के साथ मिलकर पश्चिम एशिया में हर बदलते घंटे के साथ बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश करने की बात कही। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस का मानना है लड़ाई या युद्ध की बजाय बातचीत से हल निकाला जाए, पश्चिम एशिया में शांति बनी रहे, हालात काबू से बाहर न जाएं। हालांकि फ्रांस ने हालात बिगाड़ने के लिए ईरान को जिम्मेदार बताया और आरोप लगाया कि ईरान ने यूएई और कतर जैसे देशों पर हमला करके स्थिति को और बिगाड़ कर रख दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी ईरान और अमेरिका से शांति बनाए रखने की अपील की। और इस सब के बीच नेटो के महासचिव मार्क रूट ने भी साफ किया कि नेटो एक संगठन के तौर पर इस जंग में शामिल नहीं होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने दो टूक कह दिया कि ईरान और अमेरिका की इस जंग में नेटो का झंडा आधिकारिक रूप से नहीं लहराया जाएगा। यानी उनके मुताबिक अमेरिका और ईरान की यह जंग नेटो वॉर नहीं होगी। हालांकि नेटो के महासचिव ने यह भी बताया कि युद्ध के इस माहौल में नेटो के कुछ सदस्य देशों में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने जंग में सीधे तौर पर नेटो के नहीं उतरने की बात करते हुए ईरान पर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराते हुए यह दावा किया कि परमाणु हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहे ईरान को रोकने के लिए हमले किए गए। रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने यह भी साफ किया कि नेटो के सदस्य देश अपने सैन्य अड्डों और हथियारों का ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल होने देने या उस पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नेटो के पास अपनी कोई सेना नहीं है। यह संगठन सदस्य देशों की सेनाओं पर निर्भर है। नेटो ने यह भी साफ किया कि ईरान के मामले में संगठन का आर्टिकल 5 लागू नहीं होता, क्योंकि हमला अमेरिका की धरती पर नहीं किया गया। आर्टिकल 5 क्या? आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी एक नेटो सदस्य देश पर कोई बाहरी दुश्मन हमला करेगा तो इसे नेटो के 32 देशों पर हमला माना जाएगा। इसके बाद बाकी सभी 31 देश मिलकर हर तरह से उस देश की मदद करेंगे, ऐसा यह संगठन कहता है। लेकिन हर देश खुद तय करेगा कि वो कितनी और कैसे मदद करेगा। नियमों के मुताबिक मदद के लिए किसी सदस्य देश से कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। यानी नेटो के आर्टिकल 5 का सीधा और आसान मतलब एक के लिए सब और सब के लिए एक वाला वादा है।
लेकिन नेटो महासचिव के मुताबिक ईरान के साथ अमेरिका की ताजा जंग में यह आर्टिकल लागू नहीं होता और इसी वजह से नेटो के कई सदस्य देशों ने इस जंग को एक तरफा कार्रवाई बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ जंग छिड़ने के फैसले को नेटो के ही कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों के बिल्कुल खिलाफ माना। स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने साफ किया कि ट्रंप ने हमले से पहले न तो अमेरिका की संसद से मंजूरी ली, ना ही यूएन से, ना ही नेटो के किसी सदस्य देश को भरोसे में लिया। तुर्की तो ईरान पर हमले के बाद इजरायल और अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया, जबकि वो खुद अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो का साल 1952 से ही सदस्य है। यानी एक तरफ तो तुर्की हमेशा से नेटो की मजबूत सदस्यता का दावा करता है, दूसरी तरफ बात जब ईरान की आती है तब तुर्की ईरान के पाले में खड़ा नजर आता है। इस बार भी तुर्की ने इजरायल और अमेरिका पर गुस्सा निकाला। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने तो दो टूक कह दिया कि इजरायल और अमेरिका ने हमले करके पश्चिम एशिया में जंग की आग भड़काई। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की। यानी नेटो का सदस्य देश होते हुए भी तुर्की ने ईरान का समर्थन किया। इससे पहले भी अमेरिका के खिलाफ तुर्की हमेशा ईरान के साथ खड़ा नजर आया है। ईरान तुर्की का पड़ोसी देश है। दोनों देश करीब 550 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। तुर्की के 3 बड़े प्रांतों की सीमाएं ईरान से लगती हैं। ईरान तुर्की को प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल सप्लाई करता है। ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका का टकराव और ज्यादा बढ़ता है तो असर तुर्की की सीमाओं पर भी पड़ेगा। इसी वजह से तुर्की सीधे नेटो से बाहर नहीं हुआ, लेकिन कई बार वो अमेरिका और नेटो के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा हुआ, खासकर तब जब ईरान पर प्रतिबंध लगे या हमले की बात है। इधर हिंद महासागर के बीचों बीच मौजूद द्वीप डिएगो गार्सिया के मुद्दे पर ब्रिटेन और अमेरिका के बीच तलवारें खिंच गई। वहां से सैन्य कार्रवाई की इजाजत न मिलने पर भड़के ट्रंप ने ब्रिटेन पर अपना गुस्सा उतारा। इस द्वीप पर ब्रिटेन का कब्जा है और उसकी सहमति से अमेरिका ने वहां अपना सैन्य अड्डा बना रखा है। यही नहीं, अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान के खिलाफ इसी द्वीप से हमले भी किए थे। लेकिन जब ईरान के साथ जंग की बात आई तो ब्रिटेन ने इस द्वीप का इस्तेमाल करने से शुरू में मना कर दिया था। हालांकि बाद में उसने अपने अड्डों के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी, लेकिन ब्रिटेन के इस फैसले पर भड़के ट्रंप ने साफ कर दिया कि बहुत देर हो चुकी है, अब मंजूरी का मतलब नहीं। यानी वो ब्रिटेन के इस रुख से पूरी तरह नाराज हो गए और उन्होंने नाराजगी जाहिर भी कर दी। ब्रिटेन के अखबार द सन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक बयान दे दिया कि ब्रिटेन अब पहले जैसा देश नहीं रहा। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रिटेन और अमेरिका के संबंधों में मतभेद आ जाएंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि ईरान के खिलाफ जारी जंग में ब्रिटेन ने उनकी कोई मदद नहीं की। ट्रंप इतने पर ही शांत नहीं हुए। डिएगो गार्सिया द्वीप और ब्रिटेन के दूसरे ठिकानों को लेकर उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के खिलाफ कई आरोप लगा दिए। उन्होंने बयान दिया कि कियर स्टारमर ने यह फैसला मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए लिया। उनका इशारा इसी साल मई में ब्रिटेन में होने वाले नगर परिषद के चुनाव की तरफ था। उन्होंने दो टूक कहा कि उसी चुनाव में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने से मना किया था और अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की मंजूरी देने में जानबूझकर देर लगाई। और उनके इसी बयान के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के संबंधों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए अमेरिका की पेशकश ठुकरा दी थी और साफ कर दिया था कि ब्रिटेन डिएगो गार्सिया द्वीप से अमेरिका को ईरान पर हमला करने की मंजूरी नहीं देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि उनका देश इस जंग में शामिल नहीं है। यानी हर मुद्दे पर हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहने वाला और उसके साथ दिखने वाला देश ब्रिटेन, उसने इस बार अमेरिका से दूरी बना ली। ब्रिटेन ने बाद में अपने फैसले को लेकर सफाई दी थी कि वो ईरान और उसके आसपास के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इसलिए वो जंग के खिलाफ है। लेकिन ट्रंप उसकी इन दलीलों से सहमत नहीं हुए। यही वजह रही कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसे में माना जा रहा है कि डिएगो गार्सिया द्वीप को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के संबंध में कड़वाहट आ चुकी है। अमेरिका चाहता था कि वो उस द्वीप से ईरान पर हवाई हमला करे, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई ने पहले ही अपनी जमीन से ईरान पर सीधा हमला करने की इजाजत नहीं दी थी। और डिएगो गार्सिया नाम के जिस द्वीप को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच तलवारें खिंची, वो द्वीप भारत के नजदीक हिंद महासागर में है। यह मॉरिशस के चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा टापू है, जिसे ब्रिटेन ने अमेरिका को सैन्य अड्डा बनाने के लिए किराए पर दे दिया था। लेकिन इस पर कब्जा ब्रिटेन का ही है। साल 2024 में हुए समझौते के तहत ब्रिटेन ने कई दशकों तक अपने कब्जे में रखने के बाद मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह सौंपने का फैसला लिया था। लेकिन चागोस के सबसे बड़े द्वीप
डिएगो गार्सिया को उसने अपने पास रख लिया था। उस वक्त ब्रिटेन ने कहा था कि वो लीज पर इसे रखेगा, किराए पर रखेगा, 99 साल तक उसका किराया देता रहेगा। इस द्वीप पर अमेरिका का सैन्य अड्डा 1990 के दशक 80 के दशक से ही है। अमेरिका ने 1991 में इराक के खिलाफ युद्ध में वहां से हवाई हमले किए थे। इसके बाद 2001 में अफगानिस्तान से आतंकी संगठन अल-कायदा को उखाड़ फेंकने के लिए भी उसने इसी द्वीप से अपने खतरनाक बॉमर उड़ाए थे। तो माना जाता है इस अड्डे पर अमेरिका अपने फाइटर जेट और बॉमर विमानों के साथ साथ करीब 5000 सैनिकों को भी तैनात रखता है। इसलिए वो चाहता था कि ईरान के खिलाफ जंग में भी वो इस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करे, लेकिन ब्रिटेन ने उसे इजाजत नहीं दी थी। डिएगो गार्सिया द्वीप न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि अमेरिका के लिए भी काफी अहम माना जाता है, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन पर है जहां से बहुत बड़े इलाके पर नजर रखी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर यहां से सैन्य कार्रवाई करना काफी असरदार भी है। अमेरिका पहले भी जंगों में इसका इस्तेमाल कर चुका है। नक्शे में डिएगो गार्सिया द्वीप भारत के नजदीक है। इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। ईरान और पश्चिम एशिया के दूसरे देश इसके उत्तर में है, जबकि पूर्व में इसके इंडोनेशिया है। यानी यहां से पूरे एशिया और अफ्रीका ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया तक नजर रखी जा सकती है। यही नहीं, इस द्वीप से कई जगहों पर सीधा निशाना भी साधा जा सकता है। माना जाता है कि अमेरिका यहां से हिंद महासागर को कंट्रोल करता है और वो चीन या रूस जैसे दुश्मनों पर नजर भी रख सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने वहां अपनी नौसेना और वायुसेना का बड़ा बेस बना रखा है। यानी डिएगो गार्सिया एक विशाल अमेरिकी सैन्य अड्डा बन चुका है। वहां अमेरिका के बम वर्षक विमान, जंगी जहाज, खतरनाक मिसाइलें तैनात रहती हैं। इधर इजरायल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर आने के संकेत दिए। हालांकि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया और ईरान पर हमले और तेज करने के संकेत दे दिए। जबकि दूसरी तरफ एक दिन पहले ही ईरान के रक्षा मंत्री की कुर्सी संभालने वाले सैयद माजिद को भी इजरायल ने मार गिराने का दावा कर दिया। यानी अली खामनेई को मार गिराने के बाद ईरान के महत्वपूर्ण पदों को संभालने वाले लोगों को भी अमेरिका और इजरायल बख्शने के मूड में नहीं है। युद्ध की शुरुआत में ही दोनों देशों ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के साथ साथ उनके परिवार और ईरान के रक्षा मंत्री समेत कई बड़े पदों पर बैठे लोगों को मार गिराया था। और अब भी वो लगातार उसकी सेना के कई ठिकानों को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। और इसके बाद वहां एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के प्रतिनिधि रहे डॉक्टर अब्दुल माजिद हाकिम इलाही ने एक बार फिर अमेरिका से बातचीत के संकेत दिए। उन्होंने दावा किया कि अगर सम्मान के साथ बातचीत हो तो ईरान एक बार फिर बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट के जरिए साफ कर दिया कि बातचीत के लिए सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान की हवाई सुरक्षा, वायुसेना और टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है और वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हुए हमले का जिक्र करते हुए दावा किया कि ईरान ने 2 बार उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, इसलिए ईरान की किसी भी हरकत से पहले ही उन्होंने खामनेई पर हमला करके उन्हें ढेर कर दिया। उधर ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन के मुताबिक ईरान के हमलों से भड़के पश्चिम एशिया के कई देशों ने उसके खिलाफ लड़ने की चेतावनी दे दी, क्योंकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों की कोशिश में ईरान की कई मिसाइलें और ड्रोन सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों में जा गिरी और इसकी वजह से वहां जोरदार विस्फोट हुए। अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया के उन देशों को भी निशाना बनाया जहां अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, सैन्य अड्डे मौजूद हैं, क्योंकि ईरान का दावा है कि उसकी धरती पर बमबारी करने के लिए उन एयरबेसों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ईरान की मिसाइलों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों के अलावा सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन समेत कई देशों के आबादी वाले इलाकों में भी तबाही मचाई। सऊदी अरब की तो एक तेल रिफाइनरी पर भी एयर स्ट्राइक की गई, जबकि यूएई में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के नजदीक भी एक ड्रोन फट गया था। ईरान के इन हमलों ने फारस की खाड़ी से लगने वाले देशों का गुस्सा भड़का दिया। यूएई की अगुवाई वाले 6 खाड़ी देशों के संगठन जीसीसी की एक बैठक हुई। इस बैठक में ईरान के हमलों की निंदा की गई। यही नहीं, चेतावनी दी गई कि अगर ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले नहीं रोके तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने का विकल्प खुला हुआ है। यानी हालात बिगड़े तो खाड़ी देश भी जंग में ईरान की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी तक की लड़ाई में वो तटस्थ भूमिका में रहे, मतलब वो न तो अमेरिका और इजरायल के साथ नजर आए, न ही ईरान के पाले में दिखे। इधर ईरान ने इजरायल में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पर हमला कर दिया।
ईरान ने दक्षिणी इजराइल में मौजूद एक टेक्नोलॉजी पार्क पर मिसाइल से हमला किया। उस टेक्नोलॉजी पार्क में अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट समेत कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं। ईरान के हमले की वजह से वहां आग लग गई। खबर है कि हमले में माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को भी नुकसान पहुंचा। ईरान से युद्ध के बीच इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर तेल अवीव में कई धमाके सुने गए। दावा है कि ईरान की सेना ने वहां रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दाग दी। ताबड़तोड़ हमलों के बाद वहां कई इमारतों से धुआं उठता दिखाई दिया। पश्चिम एशिया में चल रहे घमासान के बीच बहरीन ने ईरान की 73 मिसाइल और 91 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। दावा किया गया कि जंग की शुरुआत के बाद बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। उधर अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान ईरान में तैनात चीन का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B एक बार फिर बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि खबर है कि ईरान को चीन से मिला यह एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। इससे पहले पाकिस्तान की सुरक्षा में तैनात HQ-9B को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था। यानी पाकिस्तान में मुंह की खाने वाले चीन के हथियारों की पोल ईरान जंग में भी खुल गई, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें न सिर्फ ईरान की हवाई सुरक्षा को भेदने में सफल हुई, बल्कि उसके कई शहरों में तबाही मचा दी। ईरान ने कुछ महीने पहले ही चीन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। दावा है कि यह सौदा तेल के बदले हुआ था, यानी ईरान से मिले तेल के बदले चीन ने उसे एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की थी। चीन ने ईरान को यह कहकर एयर डिफेंस सिस्टम बेचा था कि हमला होने पर वो न सिर्फ दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाएगा, बल्कि जमीन से मिसाइलें दाग कर उन्हें तबाह भी कर देगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों से लैस होता है, इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस होता है, उसमें रेडार भी लगा होता है। एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार आसमान के रास्ते आने वाले टारगेट की दूर से ही निगरानी शुरू कर देता है। मतलब एयर डिफेंस सिस्टम जिस जगह पर तैनात होता है, उसके किसी भी तरफ से विरोधी सेना का कोई लड़ाकू विमान हो, उसकी मिसाइल हो या ड्रोन आता है, तो रेडार उसकी सटीक लोकेशन का पता लगा लेता है। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल दागी जाती है, ताकि दुश्मन के हवाई हमले को वक्त रहते ही हवा में ही नाकाम किया जा सके। ईरान ने भी चीन का HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम इसीलिए खरीदा था कि वो मुसीबत के वक्त में काम आएगा, लेकिन युद्ध के मैदान में चीन का हथियार हर बार की तरह इस बार भी फुस हो गया, क्योंकि खबर है कि चीन से मिले HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा में लगाया था। लेकिन दावा किया गया कि वो अमेरिका और इजराइल की आग उगलती मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब चीन का यह एयर डिफेंस सिस्टम चारों खाने चित हुआ हो, क्योंकि पिछले साल मई महीने में भी HQ-9B ने जंग के मोर्चे पर घुटने टेक दिए थे, लेकिन तब जमीन ईरान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की थी, क्योंकि ईरान की ही तरह पाकिस्तान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B पर भरोसा किया था। वो डींगे हाँकता था कि उसके पास चीन का दिया हुआ सबसे आधुनिक HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भेद पाना नामुमकिन है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना ने पाकिस्तान और चीन के हथियारों की सारी हेकड़ी निकाल दी थी। उसने पाकिस्तान के लाहौर में लगाए गए HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल हमले में मार गिराया था। यानी चीन के जिस एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान ने हवाई हमलों से बचने के लिए तैनात किया था, वो अपनी ही रक्षा नहीं कर पाया था। खबरों के मुताबिक चीन ने HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को रूस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की कॉपी करके बनाया था, यानी तकनीक की चोरी करके तैयार किया। चीन ने पाकिस्तान और ईरान को देने से पहले इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस के S-300 से बेहतर बताया था, लेकिन सच्चाई चीन के दावों से बिल्कुल अलग निकली, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में बुरी तरह पिटने वाले चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान में भी और अमेरिका और इजराइल के हमलों की भनक नहीं लग पाई। और यही वजह रही कि अमेरिका और इजराइल ईरान की राजधानी तेहरान समेत उसके कई शहरों में तबाही मचाने में सफल हुए। लेकिन इस जंग में सिर्फ ईरान की ही हवाई सुरक्षा नाकाम नहीं रही, बल्कि अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टमों पर भी सवाल खड़े होने लग गए, क्योंकि ईरान के ड्रोन और उसकी मिसाइलें पश्चिम एशिया के उन देशों में भी फटी जहां अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। सऊदी अरब, कतर और बहरीन समेत पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिका के एयरबेस हैं। उन एयरबेसों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पेट्रियट तैनात कर रखे हैं। यही नहीं, जिन देशों में अमेरिका के ठिकाने हैं उन्होंने भी अमेरिका से थार्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हुए हैं, ताकि युद्ध के हालात में दुश्मन के हवाई हमलों से निपटा जा सके। लेकिन इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया तो पश्चिम एशिया के कई देश दहल उठे,
क्योंकि वहां अमेरिकी एयरबेसों पर हमले के दौरान ईरान की दर्जनों मिसाइलें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और जॉर्डन के भी अलग अलग इलाकों में पहुंच गई। जबकि ये वो देश हैं जहां यहां या तो अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं या फिर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने मोर्चा संभाल रखा है। और अमेरिका अपने इन दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टमों को दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टमों में बताता है। उसका दावा है पेट्रियट अपने एक प्रहार से आसमान में उड़ रहे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, लड़ाकू विमान को भी जमीन पर ला सकता है। इसकी रेंज करीब 160 किलोमीटर बताई गई, यानी इस दायरे में होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम वो कर सकता है। लेकिन पश्चिम एशिया के देशों में तैनात पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अपना जलवा दिखाने में उतना सफल नहीं हुआ। अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही, क्योंकि वो भी ईरान के ड्रोन और विनाशकारी मिसाइलों को टारगेट पर फटने से कई जगह नहीं रोक पाया। जबकि अमेरिका थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का काल बताता रहा है। दावा है कि इसका रडार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा लेता है और उसे बर्बाद कर सकता है। लेकिन ईरान की कई मिसाइलों ने न सिर्फ अमेरिकी एयर डिफेंस को चकमा दिया, बल्कि पश्चिम एशिया के कई देशों में तबाही भी मचाई। अमेरिका की ही तरह इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान के हवाई हमलों को पूरी तरह नहीं रोक पाए, वो भी तब जब इजराइल के हथियारों के जखीरे में आयरन डोम और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम 2500 किलोमीटर की दूरी से होने वाला हवाई हमलों को भी धूल चटा सकते हैं, यानी इतनी दूरी तक जितनी ईरान और इजराइल के बीच भी है। लेकिन इजराइल के तमाम दावों के बावजूद ईरान से दागी गई कुछ मिसाइलों ने इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों को भी दहला दिया। मतलब पश्चिम एशिया के कई देशों तक फैल चुकी इस जंग में ईरान ही नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी हवाई हमलों को रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। इस सब के बीच खबर है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में थर्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टमों की तैनाती बढ़ाने की योजना बना ली, क्योंकि ईरान से चल रही जंग के लंबा खिंचने की आशंका जताई गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी तरह के संकेत दिए, जबकि युद्ध छिड़ने से पहले उन्होंने बयान दिया था कि अमेरिका ईरान के साथ लंबी लड़ाई नहीं चाहता, यानी वो इस युद्ध को कुछ ही दिनों के अंदर समेटना चाहते थे। लेकिन दावा है ईरान ने ऐसा जोरदार पलटवार किया है और ऐसी रणनीति के साथ पलटवार किया है कि इसका अनुमान ट्रंप को नहीं था। खबर है कि इसलिए युद्ध के बढ़ने और लंबा खिंचने के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में सैन्य तैनाती बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी। दावा है इसी के तहत अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में मौजूद अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को पश्चिम एशिया में लाने का मन बना लिया है। दक्षिण कोरिया अमेरिका का सहयोगी है और समुद्र के रास्ते पश्चिम एशिया से उसकी दूरी 12,000 किलोमीटर के आसपास है। दक्षिण कोरिया से पश्चिम एशिया तक जाने के लिए पहले प्रशांत महासागर को पार करना होगा, फिर हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर तक पहुंचा जाता है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोरिया में अमेरिका के करीब 1 दर्जन थर्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। उन्हें उत्तर कोरिया के हमलों से निपटने के लिए वहां भेजा गया था, क्योंकि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की आपस में नहीं बनती। लेकिन खबर है कि ईरान से बढ़ती जंग के बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में मौजूद अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को पश्चिम एशिया के मोर्चे पर लगाने की योजना बना ली। हालांकि अनुमान है कि करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी से उन एयर डिफेंस सिस्टम को लाने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग सकता है। उधर इजरायल ने लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह के एक हथियार गोदाम को उड़ा दिया। इजरायल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के हथियारों के एक गोदाम को तबाह करने का दावा किया। इजरायल की तरफ से इसका एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें इजरायल की सेना आसमान से हिजबुल्लाह के हथियारों के उस गोदाम पर बम गिराती नजर आई। संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव को देखते हुए लेबनान में करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। बताया गया कि इजरायल के संभावित हमलों को देखते हुए लेबनान के दक्षिणी इलाकों से ज्यादातर लोगों को निकाला गया। ईरान में हो रहे हमलों के बीच वहां रह रहे ज्यादातर भारतीय छात्रों को तेहरान से दूर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी। दावा किया गया कि वहां उन छात्रों के ठहरने और खाने पीने की भी व्यवस्था कर दी गई। जानकारी दी गई कि कुछ छात्रों ने तेहरान छोड़ने से इनकार कर दिया। इधर जंग के चौथे दिन भी ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर इजरायल और अमेरिका की मिसाइलें बरसीं। ताबड़तोड़ हमलों से कई इलाके थर्रा उठे, लोगों को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। तेहरान के अधिकारियों ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल ने सैन्य ठिकानों को ही नहीं बल्कि कई रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बनाया और हमलों की वजह से वहां के एक अस्पताल की इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। इसके अलावा उसके आसपास की कई इमारतें भी मिसाइलों के निशाने पर आने से तबाह हो गई। उन इमारतों के अंदर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया।
बहुमंजिला इमारतों की दीवारें टूटी दिखाई दी। इसके अलावा अस्पताल पर हुए हमले ने वहां तबाही मचा दी। अस्पताल की इमारत में भी मलबा भरा दिखा। दीवारें और खिड़कियां तहस नहस हो गई। मशीनें टूटकर लटकी नजर आईं। कुर्सियां भी इधर उधर बिखरी दिखी। उस इलाके की इमारतें खौफनाक हमलों की तस्वीर बयां करती नजर आईं। सड़कों पर भी मलबा इकट्ठा हो गया। दावा किया गया अमेरिका और इजराइल ने तेहरान के करीब 9 अस्पतालों पर मिसाइलें दागीं, जिससे वहां कोहराम मच गया। और अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि इन हमलों में उस अस्पताल के कई मरीज और कर्मचारी घायल हो गए। अचानक हुए हवाई हमलों की वजह से कई लोग मलबे में दब गए, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। दावा किया गया कि इसी तरह तेहरान के कई अस्पतालों को निशाना बनाया गया। इस पर दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिंता जाहिर की। WHO के मुताबिक स्वास्थ्य सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अंदर आती हैं। ऐसे में जंग के दौरान इन्हें निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, ईरान ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल ने स्कूल, रिहायशी इमारतों और पर्यटन स्थलों को भी नहीं छोड़ा। बताया गया एयर स्ट्राइक की वजह से ईरान के 100 से ज्यादा शहर प्रभावित हुए। इसमें 550 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके अलावा दावा किया गया कि ईरान के टीवी चैनलों के दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया। हमले के बाद वहां धुआं उठता नजर आया। हालांकि बाद में इजराइल की तरफ से भी हमले की पुष्टि की गई। बताया गया इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान के प्रचार और मीडिया केंद्रों को नष्ट करने के लिए दर्जनों बम गिराए थे। और इस सब के बीच इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के एक इलाके में एयर स्ट्राइक कर ईरान की कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर रेजा खजाई को मार गिराने का दावा किया। कुद्स फोर्स ईरान की सेना की एक गुप्त शाखा है जो ईरान की सीमा के बाहर दुश्मन देशों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने कुद्स फोर्स के जिस कमांडर को मार गिराने का दावा किया वो लेबनान में रहकर चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को मजबूत करने में जुटा था। मतलब रेजा खजाई लेबनान में बैठकर हिजबुल्लाह की मदद से इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा था, ऐसा दावा किया गया। लेबनान और इजराइल पड़ोसी देश हैं। दोनों देश भूमध्य सागर के किनारे पर मौजूद हैं और इजराइल के ठीक उत्तर में लेबनान है। मतलब हिजबुल्लाह इजराइल के ठीक बगल में बैठा हुआ है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक दावा किया गया कि कुद्स फोर्स का कमांडर रेजा खजाई बेरूत में बैठकर इजराइल पर किसी बड़े हमले की तैयारी में जुटा था। दावा किया गया कि इसी वजह से कुद्स फोर्स का कमांडर रेजा खजाई इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। जैसे ही बेरूत में मौजूद उसके ठिकाने का पता चला, इजराइल की सेना ने उसे मारने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। बिना वक्त गवाए उसके ठिकानों पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी गई। बाद में इजराइल की सेना की तरफ से रेजा खजाई के मारे जाने का दावा किया गया। इधर लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जासूसी के लिए इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के हजारों कैमरों, सीसीटीवी कैमरों को कई साल पहले हैक कर लिया था। मतलब खामनेई को इजराइल ने अचानक खत्म नहीं किया, बल्कि इसके पीछे इजराइल ने सालों तक उनकी जासूसी की और उन्हें मारने के लिए प्लान तैयार किया। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि इजराइल ने तेहरान की सड़कों पर लगे ट्रैफिक कैमरों से लेकर इमारतों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी हैक कर लिया था, ताकि आयतुल्लाह अली खामनेई की छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा की जा सके। मतलब वो घर से कब निकलते हैं, किन सड़कों से होकर उनका काफिला गुजरता है, उनकी सुरक्षा में कितने लोग होते हैं, किन किन लोगों से वो मिलते हैं, सारा कैमरा में जो फीड थी वो इजराइल देख रहा था। क्योंकि किसी भी देश के लिए दुश्मन देश के सुप्रीम लीडर की एक एक सेकंड की जानकारी जुटाना असंभव माना जाता है। ऊपर से ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में पता लगाना तो मानो नामुमकिन काम सा था। पूरी दुनिया इस बात को जानती है, ईरान और इजराइल जानी दुश्मन हैं। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। ईरान कई बार इजराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म करने की धमकी दे चुका था। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से इजराइल ने खामनेई को मौत की नींद सुलाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इजराइल इस ताक में था कि किसी भी तरह उसे यह जानकारी मिल जाए कि खामनेई अपने भरोसेमंद लोगों के साथ कब और कहां बैठक करेंगे। लेकिन अपने दुश्मन देश के सुप्रीम लीडर के बारे में पल पल की जानकारी जुटाना कोई आसान काम नहीं था। इस नामुमकिन काम को भी इजराइल ने मुमकिन कर दिखाया, ऐसा दावा है। और लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि खामनेई की जासूसी के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने तेहरान के हजारों कैमरों को हैक कर लिया था। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि ट्रैफिक सिग्नल पर लगे कैमरों से लेकर तेहरान की इमारतों और गलियों में मौजूद सीसीटीवी कैमरों तक इजराइल की पहुंच थी। मतलब उसकी फीड वो देख रहा था, उसकी तस्वीरें देख रहा था। सूत्र बताते हैं उन कैमरों के जरिए इजराइल के पास खामनेई की एक एक मिनट नहीं बल्कि एक एक सेकंड की जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक
इसराइल ने खामनेई की तरह ईरान की सेना के टॉप कमांडरों पर भी इसी तरह नजर रखी हुई थी। दावा किया गया कई साल तक खामनेई और ईरान की सेना के अधिकारियों की हर एक चीज को इसराइल ने रिकॉर्ड किया। उनके सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही समझी गई। जैसे जैसे उनके सुरक्षा कर्मियों की शिफ्ट बदलती गई, उनको पता चलता गया कि शिफ्ट कब बदलती है। घर से निकलने के दौरान खामनेई और उनके लोग किस रास्ते का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दावा किया गया इससे इसराइल को यह पता लगाने में आसानी हुई कि खामनेई अपनी सेना के कमांडरों के साथ कब और कहां बैठक करते हैं और वो बैठक कितनी देर तक चलती है। दावा किया गया इसराइल ने यह काम पिछले कई साल से किया और कई साल से यह करने में जुटा था। मतलब इसराइल चुपचाप खामनेई और उनके भरोसेमंद लोगों की हर एक मूवमेंट, हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहा था। हैरानी की बात यह कि ईरान की खुफिया एजेंसी को इसराइल की इस जासूसी की भनक तक नहीं लगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसराइल उस मौके की तलाश में जुटा था कि कब खामनेई अपनी सेना के टॉप कमांडरों के साथ बैठक करें और वो उन पर हमला कर सके। कई साल की प्लानिंग और हजारों घंटों की जासूसी के बाद इसराइल को यह मौका मिला 28 फरवरी को। खबर मिली खामनेई सुबह के वक्त अपनी सेना के अधिकारियों के साथ तेहरान में जमीन के अंदर मौजूद एक बंकर में गुप्त बैठक में शामिल होंगे। इसराइल ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और बिना वक्त गंवाए हमले का आदेश दे दिया। दावा किया गया इसके बाद इसराइल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में उस बंकर पर मिसाइलों की बारिश कर दी जहां खामनेई बैठक कर रहे थे। मतलब ईरान की नाक के नीचे इसराइल के जासूसों ने उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के खात्मे की कहानी लिख दी और ईरान देखता रह गया। इधर जंग के बीच सीबीएसई ने कुवैत और बहरीन समेत कई देशों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टाल दी। पश्चिम एशिया में हो रहे हमलों को देखते हुए सीबीएसई ने कुवैत और बहरीन समेत कई देशों में गुरुवार से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टालने की घोषणा कर दी। सीबीएसई के मुताबिक नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इन देशों में कई स्कूल सीबीएसई से जुड़े हैं और सीबीएसई के पाठ्यक्रम के तहत वहां पढ़ाई होती है। लगातार हो रहे ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कतर ने यूरिया, पॉलीमर, मेथनॉल और एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी। इससे पहले कतर ने एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्लांट में उत्पादन रोकने का फैसला लिया था। सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाले किंग फहद कॉजवे को बंद कर दिया गया। कॉजवे समुद्र के ऊपर बना हुआ एक रास्ता होता है। बताया गया कि ईरान के ड्रोन हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से इस कॉजवे को बंद कर दिया गया। उधर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद अमेरिका के दूतावास पर हुए हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने दो ड्रोन दाग कर हमला कर दिया। बताया गया इस हमले के बाद जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई और वहां आग लग गई। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले से पहले दूतावास को खाली करा लिया गया था, लेकिन रियाद में हुए इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक ट्रंप ने जल्द ही ईरान से अमेरिकी दूतावास पर हमले और अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने की बात कह दी। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रियाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने 2 ड्रोनों से हमला किया। बताया गया रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। आरोप लगा वहां ईरान ने 4 ड्रोन भेजे, लेकिन सऊदी अरब ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ईरान के उन ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। लेकिन रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के बाद मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी सऊदी अरब से निकल गए। रोनाल्डो अपनी दोस्त और 5 बच्चों के साथ रियाद में ही रह रहे थे, लेकिन रियाद में हुए ईरान के हमले के बाद ऐसी दहशत मची कि रोनाल्डो ने बिना वक्त गंवाए रियाद से निकलने का फैसला कर लिया। रोनाल्डो अपने प्राइवेट जेट में सवार होकर रियाद से निकल गए। रियाद से 5 घंटे का सफर तय करने के बाद उनकी फ्लाइट स्पेन की राजधानी मद्रिद पहुंच गई। इस दौरान उनका विमान मिस्र की एयर स्पेस से गुजरा और इसके बाद भूमध्य सागर से होता हुआ यूरोप की हवाई सीमा में दाखिल हुआ। रोनाल्डो लंबे वक्त से रियाद में ही अपनी दोस्त जॉर्जिना रोड्रिगेज और 5 बच्चों के साथ रह रहे थे। सिर्फ रोनाल्डो ही नहीं, बल्कि दुबई में रहने वाले फुटबॉलर और मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो के साथी रियो फर्डिनेंड ने भी धमाकों की वजह से डरे होने का दावा किया। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि मिसाइल हमलों के बाद वो बेहद डरे हुए थे और दुबई में वो कोविड के वक्त लगे लॉकडाउन जैसे हालात का सामना कर रहे थे। लेकिन रोनाल्डो के रियाद से निकलने के बाद उनके उस प्राइवेट जेट की चर्चा शुरू हो गई जिस जेट में सवार होकर वो स्पेन पहुंचे। रोनाल्डो ने यह जेट 2 साल पहले खरीदा था और उस वक्त उसकी कीमत 6 करोड़ यूरो से ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में करीब 600 करोड़ रुपए बताई गई थी।
रोनाल्डो का काले रंग का प्राइवेट जेट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। काले रंग के जिस प्राइवेट जेट में रोनाल्डो सवार हुए उसका नाम वो बॉम्बार्डियर कंपनी का है। बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस 6500 है, जो एक बेहद लग्जरी जेट माना जाता है। 15 लोगों के बैठने की जगह के अलावा इस जेट में प्राइवेट बेडरूम, किचन, कॉन्फ्रेंस रूम, बॉल रूम समेत कई सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि रोनाल्डो ने पहली बार 2024 में यह प्लेन नहीं खरीदा, बल्कि उनके पास 2015 से ही अपना खुद का प्राइवेट जेट है। 2015 से उनके पास गल्फ स्ट्रीम G200 प्लेन था, जो कि डबल इंजन वाला एक छोटा प्लेन था। बेहद आरामदायक माना जाने वाला वो जेट रोनाल्डो ने साल 2024 में बेच दिया था। और दूसरी तरफ सऊदी अरब से निकलने के लिए सिर्फ प्राइवेट जेट रखने वाले सेलिब्रिटी नहीं रहे, वो लोग भी रहे जो प्राइवेट जेट की भारी भरकम कीमत देने के लिए राजी हो गए निकलने के लिए। इसीलिए वहां प्राइवेट जेट की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगी। ऐसा तब हुआ जब पश्चिम एशिया के देशों में जंग छिड़ने के बाद लोग खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगे, खासकर बड़े रईस लोग। बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद लोगों ने प्राइवेट जेट चलाने वाली कंपनियों से संपर्क करना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि प्राइवेट जेट का किराया 1 लाख पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 करोड़ 22 लाख तक पहुंच गया, जबकि सामान्य दिनों में यह किराया इससे करीब आधे से भी कम हुआ करता था। इतना ही नहीं, प्राइवेट जेट में एक सीट का किराया 70,000 पाउंड तक बताया गया, यानी करीब 85 लाख रुपए, जो कि सामान्य दिनों में होने वाले किराए से दुगने से भी ज्यादा। यही नहीं, जिन हवाई अड्डों से प्राइवेट जेट उड़ान भर सकते थे उनकी दूरी दुबई और रियाद जैसे शहरों से काफी ज्यादा बताई गई, लेकिन 10-10 घंटों तक सफर करके उन हवाई अड्डों तक पहुंचने के लिए लोगों को जिस टैक्सी में सफर करना पड़ा, टैक्सी की कीमतें में भी आग लग गई। इधर पश्चिम एशिया के देश साइप्रस में मौजूद ब्रिटेन के एयरबेस पर ईरान के ड्रोन हमले से दहशत मच गई। दावा किया गया कि यह हमला ईरान के शाहिद ड्रोन से किया गया। शाहिद ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है, मतलब टारगेट से टकराकर खुद को किसी बम की तरह उड़ा लेता है। और ड्रोन हमले के बाद ब्रिटेन के बेस को खाली करवा दिया गया। यह एयरबेस साइप्रस के एक्रोतिरी में मौजूद है। यह ब्रिटेन का एयरबेस है। बताया गया ड्रोन हमलों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे वहां रहने वाले लोगों में खौफ पैदा हो गया। साइप्रस के अधिकारियों ने दावा किया कि हमला ईरान का समर्थन कर रहे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने लेबनान से किया था और हमले के लिए ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। यह हमला तब हुआ जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने अमेरिका को ब्रिटेन के ठिकानों का सीमित इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, लेकिन ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने दावा किया कि अमेरिका ने एक्रोतिरी बेस तक पहुंचने का विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया था। इसके बावजूद ईरान ब्रिटेन को निशाना बना रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इस बीच दावा किया गया कि एयरबेस पर दोबारा हमले की कोशिश की गई, हालांकि समय रहते ही 2 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। और साइप्रस में हुए ड्रोन हमलों के बाद ग्रीस ने साइप्रस की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ग्रीस ने साफ कर दिया कि हर संभव तरीके से साइप्रस की सुरक्षा की जाएगी। इसके लिए वहां के रक्षा मंत्री ने 2 फ्रिगेट यानी 2 समुद्री जहाज भेजने का ऐलान कर दिया। इनमें एंटी ड्रोन सिस्टम और 4 F-16 फाइटर जेट शामिल बताए गए। इस बीच साइप्रस में फ्रांस के लड़ाकू विमान राफाल को तैनात करने की भी संभावना जताई गई। साइप्रस भूमध्य सागर में मौजूद एक द्वीप है, जो तुर्की के दक्षिण में है। इसके पश्चिम में सीरिया और लेबनान है। साइप्रस के पूर्व में ईरान है, जो साइप्रस के एक्रोतिरी बेस से 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में कोई सैन्य तनाव या हमला होता है तो यह बेस निगरानी और हवाई अभियानों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसकी दूरी ऐसी है कि यह पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर पश्चिम एशिया तक की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए अहम साबित हो सकता है। इसलिए ब्रिटेन ने ईरान और अमेरिका के जवाबी हमलों की आशंका जताते हुए एयरबेस पर सुरक्षा और बढ़ा दी। इधर जंग के बीच ईरान में कुछ भूकंप के झटके महसूस किए गए, और ये झटके इसलिए रहस्यमयी माने गए क्योंकि किसी न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान भी धरती में ऐसी ही कंपन महसूस की जाती है। यह बिल्कुल भी साफ नहीं है कि ईरान में भूकंप के झटके न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आए या किसी और वजह से, लेकिन इस भूकंप की टाइमिंग की वजह से अटकलें लगाई जाने लगी कि कहीं ईरान जंग के बीच गुपचुप तरीके से परमाणु टेस्ट तो नहीं कर रहा है। और इसीलिए ईरान के फार्स प्रांत के गराश नाम के शहर में आए भूकंप के झटकों ने सबका ध्यान खींच लिया। गराश दक्षिणी ईरान के फार्स प्रांत में एक छोटा सा शहर है जहां अक्सर भूकंप आते हैं। ये पश्चिम एशिया का ऐसा इलाका है जहां टेक्टोनिक प्लेटों में सबसे ज्यादा हलचल होती रहती है, यानी यहां पर भूकंप अक्सर आते रहते हैं। रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता तक के भूकंप इस इलाके में बड़ी संख्या में रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन ईरान पर हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के बीच गराश में आए भूकंप की खबर के बाद इससे न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका जताई जाने लगी। भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर नीचे आया
आशंका जताई जाने लगी कि गराश में अक्सर भूकंप आने के कारण ईरान ने उसी जगह पर न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया ताकि किसी को शक तक न हो, और वहां पर आए भूकंप को सामान्य तौर पर होने वाली घटना की तरह ही देखा जाने लगा। लेकिन हालांकि भूकंप के झटकों या न्यूक्लियर टेस्ट से जुड़ी खबरों पर ईरान की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई, लेकिन सिर्फ ईरान की तरफ से ही रहस्यमयी न्यूक्लियर टेस्ट की खबरें नहीं आई, बल्कि दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिका के नेवाडा राज्य में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि दावा तो यहां तक किया गया कि बीते एक हफ्ते में 100 से ज्यादा झटके आए। ऊपर से भूकंप जिस इलाके में आया वो पहले से अमेरिका की सेना का बेहद गोपनीय ठिकाना माना जाता है। झटके टोनापा टेस्टिंग रेंज से आए। नेवाडा में टोनापा टेस्टिंग रेंज को ही एरिया 52 भी कहा जाता है। यह बेहद रहस्यमयी और गोपनीय जगह मानी जाती है, जहां चप्पे चप्पे पर सेना का जमावड़ा रहता है। आम लोगों को इस एरिया 52 नाम की जगह पर पहुंचने की इजाजत तक नहीं होती। इस इलाके में एक हफ्ते में ही 100 से ज्यादा भूकंप के झटकों की खबर ने सबको चौंका दिया। इसलिए दावा किया जाने लगा कि भूकंप के इन झटकों के पीछे न्यूक्लियर टेस्ट भी वजह हो सकती है, जिसका असर धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों पर हुआ हो। यानी जंग में ईरान और अमेरिका दोनों की तरफ से गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट किए जाने की आशंका जताई जाने लगी। दूसरी तरफ दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईएईए ने ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने पर भी बयान जारी कर दिया। ईरान ने इजरायल पर नतांज परमाणु अड्डे पर हमले का आरोप लगाया था और इसके बाद नतांज परमाणु अड्डे से रेडिएशन फैलने की आशंका जताई जाने लगी थी। ईरान ने आरोप लगाया था कि इजरायल ने उसके परमाणु ठिकाने को जानबूझकर निशाना बनाया, जिसके बाद वहां से रेडिएशन फैल सकती है। हालांकि ईरान के आरोपों के बाद आईएईए ने फौरन अपनी टीम को जांच के लिए वहां भेज दिया। आईएईए ने बयान जारी कर बताया कि ईरान के नतांज परमाणु अड्डे को हवाई हमलों में नुकसान हुआ है, लेकिन वहां से किसी रेडिएशन का खतरा नहीं है। दावा किया गया कि हमलों में नतांज परमाणु केंद्र के एंट्री गेट को नुकसान पहुंचा, लेकिन उसका कोई रेडियोलॉजिकल असर नहीं हुआ। यानी नुकसान इतना बड़ा नहीं हुआ कि रेडिएशन फैलने का कोई खतरा पैदा हो। उधर ईरान के साथ चल रहे अमेरिका और इजरायल की जंग का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखा। पश्चिम एशिया में जंग का असर कच्चे तेल के कारोबार पर भी दिखाई दिया। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि यूरोप में प्राकृतिक गैस के दाम 33% तक चढ़ गए। तेल रिफाइनरियों पर दबाव बढ़ने के साथ सप्लाई चेन को लेकर भी चिंता तेज हो गई। खबर है कि पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच चीन ने ईरान पर दबाव बनाया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों पर रोक न लगाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक समुद्री गलियारा है जो अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। वहां से रोजाना बड़े पैमाने पर कच्चा तेल ढोने वाले जहाज गुजरते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर चीन की तेल रिफाइनरियों पर भी दिखा। चीन की एक बड़ी तेल रिफाइनिंग कंपनी ने 2 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली अपनी एक यूनिट को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया। चीन बड़े पैमाने पर कच्चा तेल पश्चिम एशिया के देशों से ही मंगवाता है। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान से। वहां इजरायल ने उस इमारत को उड़ाने का दावा किया जहां ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चयन के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक चल रही थी। ऐसा दावा किया गया कि उस बैठक में ईरान के कई बड़े नेता शामिल थे। इजरायल की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई कि उसके हमले में इमारत के अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए। ये खबर आ रही है कि वह उसमें सभी लोग मारे गए और उस बिल्डिंग में जो बैठक हो रही थी, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो बैठक वहां के अगले सुप्रीम लीडर के चयन के लिए हो रही थी। अभी इस पे और डिटेल आना बाकी है कि कौन कौन लोग अंदर थे, लेकिन ये इजरायल की तरफ से दावा है कि जिस बिल्डिंग पे हमला किया गया है उसमें सभी लोग मारे गए हैं और ये दावा है कि वो वहां पर सुप्रीम लीडर के चयन के लिए ये बैठक हो रही थी। और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी, यानी जो पहले आयतुल्ला थे 1979 के बाद से, उनके पोते हसन खुमैनी को उत्तराधिकारी बनाने की चर्चा तेज हो गई। आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे। 1979 में वहां हुई इस्लामी क्रांति की अगुवाई उन्होंने ही की थी और उन्हीं के पोते हसन खुमैनी के नाम की चर्चा अचानक जोर पकड़ने लग गई। माना जा रहा है कि खामनेई की मौत के बाद ईरान का अगला सुप्रीम लीडर उन्हें बनाया जा सकता है। हालांकि ईरान में जब तक आयतुल्ला अली खामनेई जिंदा रहे तब तक हसन खुमैनी सार्वजनिक रूप से ज्यादा नजर नहीं आए थे, लेकिन कुछ मौकों पर उन्होंने वहां की सरकार के फैसलों पर अपना विरोध भी जताया था। वो 2022 में तब सुर्खियों में आए थे जब ईरान में हिजाब के विरोध में उत्तरी
महसा अमीनी नाम की लड़की की पुलिस की पिटाई से मौत हो गई थी। उस वक्त पूरे ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहां की सरकार पर उन प्रदर्शनों को कुचलने का आरोप लगा था। हसन खुमैनी ने उस दौरान ऐसी घटनाओं में सरकार की जवाबदेही तय किए जाने की मांग की थी। उसके बाद ही हसन खुमैनी को नई सोच रखने वाले नेता के तौर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। वहां के कई नेताओं का मानना है कि हसन खुमैनी दूसरे कट्टरपंथी नेताओं के मुकाबले ज्यादा संतुलित चेहरा हो सकते हैं, खासकर तब जब आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को भी संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। लेकिन मुश्तबा खामनेई अपने सख्त रुख यानी समझौता न करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि हसन खुमैनी के नाम पर मोहर इसलिए लग सकती है क्योंकि वो बदलाव के लिए तैयार रहने वाले नेता हैं। वो न सिर्फ पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की वकालत कर चुके हैं, बल्कि आम लोगों और महिलाओं के हक की भी आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके नाम पर अमेरिका समेत उसका साथ देने वाले देशों को भी शायद आपत्ति उतनी ना हो। ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुने जाने तक ईरान के संविधान के मुताबिक वहां एक लीडरशिप काउंसिल का गठन किया गया। उस परिषद के सदस्यों ने ईरान के धर्मगुरु आयतुल्लाह अली रजा आराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया है। उस लीडरशिप परिषद में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, ईरान के मुख्य न्यायाधीश और संरक्षक परिषद के एक सदस्य को शामिल किया गया। और ईरान के संविधान के मुताबिक नया सुप्रीम लीडर चुने जाने तक यही परिषद नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेगी। हालांकि ईरान के संविधान में इस परिषद को पूरे अधिकार नहीं है। उधर ईरान के मिनाब इलाके में मौजूद एक स्कूल पर हुए मिसाइल हमले में 165 छात्राओं की मौत के बाद भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। बताया गया अमेरिका और इजरायल ने ईरान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद मिनाब इलाके के उस स्कूल पर मिसाइलें दागी और वहां तबाही मचा दी थी, जबकि इजरायल की सेना ने मिनाब इलाके में किसी भी हमले की जानकारी न होने का दावा किया और वहां भीषण हमले के खिलाफ सड़क पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। ईरान के मिनाब इलाके में मिसाइल हमले में जान गंवाने वाली उन छात्राओं का एक साथ जनाजा निकाला गया, उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वहां ताबूतों में उन छात्राओं के शवों को रखा गया और वो ताबूत ईरान के झंडे से लिपटे दिखे। इसके साथ ही उन ताबूतों के ऊपर उन छात्राओं की तस्वीरें भी लगाई गई। उन ताबूतों को कई ट्रकों में रखा गया और वो ट्रक एक कतार में ईरान की सड़कों से गुजरते दिखे। इस दौरान सड़क पर मातम पसरा नजर आया। ट्रकों के आगे पीछे हर तरफ लोगों का हुजूम चलता हुआ दिखा और वो लोग रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। उन लोगों के साथ ईरान के मिनाब इलाके में भारी तादाद में महिलाएं भी सड़क पर मौजूद दिखी। उनमें कुछ महिलाएं अपने हाथों में हमले में जान गंवाने वाली छात्राओं की तस्वीरें लेकर रोती नजर आईं। छात्राओं की तस्वीरों के अलावा उनके हाथों में उनके बैग, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म भी दिखाई दी। ईरान के मिनाब इलाके के अलावा भी कई दूसरे इलाकों में बड़ी संख्या में लोग काले कपड़े पहनकर सड़क पर उतरे और उस स्कूल पर हुए हमले पर विरोध जताया। वहां सड़कों पर चलते हुए लोगों ने काले झंडों के साथ ईरान का झंडा उठाया और अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। मिनाब के उस स्कूल में उन छात्राओं के अलावा उस स्कूल में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के भी मारे जाने का दावा किया गया। ईरान ने आरोप लगाया कि जानबूझकर अमेरिका और इजरायल की सेना ने उस स्कूल को टारगेट किया और वहां पर मिसाइलें दाग दी, जिससे हमले के वक्त उस स्कूल में मौजूद उन 165 छात्राओं की जान चली गई और मिसाइल हमले में उस स्कूल की इमारतें किसी खंडहर में तब्दील हो गई। स्कूल की एक इमारत का तो नामो निशान ही मिट गया, जबकि एक दूसरी इमारत का आधा हिस्सा ही दिखाई दिया। उसकी खिड़कियों दरवाजों पर लगे शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए। वहां स्कूल के बाहर चारों तरफ सिर्फ कंक्रीट का मलबा बिखरा हुआ नजर आया और क्लासरूम के अंदर की तस्वीरों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। क्लासरूम के अंदर छत टूटी हुई दिखी, छात्राओं के बैठने वाली जगह पर मलबा गिरा हुआ दिखाई दिया। हमले के बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। मशीनों की मदद से मलबा हटाने के बाद उन छात्राओं के शवों को बाहर निकाला गया। इस हमले में दावा किया गया कि 165 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि कई छात्राओं के घायल होने का भी दावा किया गया। वो स्कूल ईरान के दक्षिणी हिस्से में हर्मुज़गान प्रांत के मिनाब इलाके में मौजूद है, जहां अमेरिका और इजरायल की सेना पर मिसाइल हमले का आरोप लगा। बताया गया उस स्कूल के पास ईरान की सेना की ब्रांच IRGC का बेस मौजूद है। आरोप लगा इस हमले से पहले उसे निशाना बनाया गया था। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल ने जानबूझकर उस स्कूल को टारगेट किया और वहां पर मिसाइल गिरा दी, लेकिन इजरायल की सेना ने मिनाब इलाके में किसी भी हमले की जानकारी न होने का दावा किया, जबकि अमेरिकी सेना ने इसकी जांच करने की बात कही। इधर ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर राहुल गांधी ने चिंता जताई।
ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के बीच चल रही जंग पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चिंता जताई। उन्होंने जंग में शामिल देशों से बातचीत से रास्ता निकालने की अपील की। राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया के देशों में रहने वाले करोड़ों लोगों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई और लाखों भारतीयों की भी सरकार से उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की। दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट पार्टी सीपीएम ने ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों को लेकर प्रदर्शन किया। सीपीएम ने केंद्र सरकार और पीएम से इस जंग पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए वहां रहने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताई। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके परिवार पर हमला करने के लिए अमेरिका और इजरायल पर सवाल उठाए। उनकी हत्या की गई, उसके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को मारा गया। मुझे बताइए ना, किस कानून ने अमेरिका या इजराइल को इस चीज की इजाजत दी? उधर ईरान में चल रहे युद्ध का बड़ा असर रूस और यूक्रेन की जंग पर भी हो सकता है, ऐसी आशंका जताई गई, क्योंकि ईरान की तरफ से रूस को बड़ी संख्या में शाहिद ड्रोन की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन वही शाहिद ड्रोन अब ईरान को भी इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। हालांकि ईरान में शाहिद ड्रोन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन रूस ने आशंका जताई कि जंग तेज होने पर रूस में शाहिद ड्रोन की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में ही ड्रोन का प्रोडक्शन तेज करने का आदेश दे दिया, ऐसी खबरें आई। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का प्रोडक्शन रूस के ततरस्तान प्रांत में शुरू किया गया। ईरान से रूस तक ड्रोन को पहुंचाने की लागत कम करने के लिए शाहिद ड्रोन का प्रोडक्शन रूस में ही शुरू करने का फैसला किया गया था। रूस में बनने वाले शाहिद ड्रोन को जेरेनियम या जरेन नाम दिया गया, लेकिन जैसे ही पश्चिम एशिया में जंग छिड़ी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में शाहिद ड्रोन की प्रोडक्शन को युद्ध स्तर पर ले जाने का आदेश दे दिया, ऐसी खबरें आ रही। खबरों के मुताबिक पुतिन ने अप्रैल तक प्रोडक्शन को युद्ध स्तर पर पहुंचाने का आदेश दे दिया और इसके पीछे उनका यह डर माना जाने लगा कि अगर ईरान की जंग ज्यादा लंबी चल गई तो रूस को शाहिद ड्रोन की सप्लाई होनी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है ईरान भी एक लंबी जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है, जिसके लिए वो शाहिद ड्रोन को तुरुप के इक्के की तरह इस्तेमाल करेगा और इसके जरिए वो अमेरिका और इजरायल के डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ थकाने की कोशिश करेगा, बल्कि आर्थिक तौर पर उनके लिए इस जंग को लड़ना बेहद मुश्किल भी बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि माना जाता है कि छोटे और हल्के शाहिद ड्रोन जंग में वही काम करते हैं जो आमतौर पर मिसाइलें और फाइटर जेट करते हैं। आत्मघाती कहे जाने वाले ये ड्रोन सटीक निशाने पर पहुंचने के बाद किसी बम की तरफ फट जाते हैं और इतना ही नहीं, इनका इस्तेमाल किसी जगह पर बमबारी के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन किसी फाइटर जेट या मिसाइल के मुकाबले इनकी कीमत बेहद कम है। एक शाहिद ड्रोन की कीमत करीब $20,000 ही है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख रुपए, जबकि F-35 फाइटर जेट की कीमत करीब $8 करोड़ है, यानी 720 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। हालांकि फाइटर जेट का मुकाबला किसी ड्रोन से नहीं किया जा सकता, लेकिन दावा किया जाता है कि जंग में किसी जगह पर सटीक निशाना लगाने के लिए या बम बरसाने के लिए ड्रोन वही काम कर सकता है जो आमतौर पर किसी फाइटर जेट से किया जाता है। लेकिन ईरान के ड्रोन से निपटने में इजरायल और अमेरिका की चुनौती सिर्फ इतनी नहीं है। चुनौती यह है कि इस ड्रोन से निपटने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भी बेहद खर्चीला है। छोटे से ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका के नसाम्स एयर डिफेंस सिस्टम की एक यूनिट, यानी डिफेंस सिस्टम से चलने वाली एक मिसाइल करीब $5 लाख की आती है, यानी करीब $4.5 करोड़ की, जबकि शाहिद ड्रोन की कीमत महज $20,000 है, यानी करीब 18 लाख रुपए होती है। मतलब एक शाहिद ड्रोन को अगर एयर डिफेंस सिस्टम ने ढेर भी कर दिया तो भी ईरान को नुकसान हुआ 18 लाख रुपए का, जबकि अमेरिका को नुकसान होगा $4.5 करोड़ का। अगर अमेरिका को अपना भारी भरकम एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट इस्तेमाल करना पड़ गया तो उसकी एक मिसाइल की कीमत ही $40 लाख बताई जाती है, यानी करीब 35 करोड़ रुपए। इसलिए माना जा रहा है कि जंग की शुरुआत में ईरान की योजना दुश्मन की तरफ बहुत बड़े पैमाने पर सिर्फ शाहिद ड्रोन से हमला करने की, ताकि वो बड़ी संख्या में अमेरिका और इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खर्च करवा सके। इसीलिए ईरान शुरुआती हफ्तों में छोटे ड्रोन के जरिए दुश्मन के सब्र और संयम का इम्तिहान लेने की कोशिश करेगा। माना जा रहा है कि ईरान ने अपनी बड़ी और भारी भरकम मिसाइलें जंग में बाद में इस्तेमाल करने के लिए बचा कर रखी।